गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बेटा जी, मैं आपका मयंक सर। आज अपन इस लेक्चर में जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाली यूनिट है उसके बारे में आज बेटा जी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने 11th NCERT की एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, बिकॉज बेटा जी नीट के एग्जाम में इस यूनिट से कम 6 से 7 क्वेश्चन बेटा जी पूछे जाते हैं, 6 से 7। और इस यूनिट में बेटा जी 2 चैप्टर इंक्लूड है। एक तो आपका 8th चैप्टर जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कोशिका जीवन की इकाई। एक बेटा जी 9th नहीं 10th सेल डिवीजन विभाजन के बारे में जो चैप्टर आएगा। तो 8th और 10th 2 चैप्टर अपन इस यूनिट में मेनली डिस्कस बच्चों करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो स्टार्ट करें बच्चों। स्टार्ट करने से पहले देखो क्या है, एक बच्चों एनसीईआरटी में जैसे मैं आपको बोलता भी हूं ना, एनसीईआरटी में आपको कुछ नहीं छोड़ना। तो जब भी बेटा जी एनसीईआरटी में एक नई यूनिट जहां से भी स्टार्ट होती है, उस यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का बेटा जी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ होता है। जहां भी जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, प्लांट फिजियो स्टार्ट हुई उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में, वैसे सेल वाली ये जो यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले भी बच्चों एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। हम पहले उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और वहां से बेटा जी एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे आज हम जिस साइंटिस्ट की बेटा जी बात करने जा रहे हैं, उन 2019 में उनसे कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वो भी एनसीईआरटी का था। हालांकि कुछ लोगों ने बोला भी था कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, लेकिन बेटा जी जिन लोगों ने एनसीईआरटी को ढंग से लाइन टू लाइन हर जगह से रीड की है उनको बेटा जी पता है। ये देखो मैं बता भी देता हूं आपको, यहां से यूनिट स्टार्ट होने से पहले GN रामाचंद्रन, हाँ, इन साइंटिस्ट के बारे में बेटा जी बता रखा है, जिन्होंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो बेटा जी बात कर रहे थे अपन GN रामाचंद्रन की। थोड़ा सा मैं इसको उस पर ले आता हूँ। अब एक बार साइंटिस्ट को मत देखियो थोड़ी, हाँ अपन थ्योरेटिकली बात करते हैं। तो बच्चों GN रामाचंद्रन, जिनका पूरा नाम गोपाला समुद्रन नारायणन रामाचंद्रन, इन्होंने बेटा जी प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे और मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। मद्रास स्कूल के पायोनियर बेटा जी संस्थापक थे गोपाला समुद्रन नारायणन रामचंद्रन, बिल्कुल। 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन के तिहरी कुंडली संरचना, बस यही था। कोलेजन बेटा जी एक प्रोटीन है, कोलेजन आपने सुना होगा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अपने शरीर में मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन। इसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था इन्होंने। ट्रिपल हेलिकल बेटा जी ऐसे हेलिकल होती ना कुंडली संरचना, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले रामाचंद्रन जी। और रामचंद्रन प्लॉट, ये पूछा था नीट में, यहां से था क्वेश्चन। रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण में संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। कोलेजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों ने रामचंद्रन प्लॉट बताया था। जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में। इनके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। फिजिसिस्ट थे बेटा जी वैसे ही। इनकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में BSc ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की और 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब इनकी मुलाकात पॉलिंग से हुई। पॉलिंग साइंटिस्ट बेटा जी सुने होंगे केमिस्ट्री में, पॉलिंग, हाँ। और ये उनके अल्फा और बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित हुए। याद होगा बेटा जी बायोमोलिक्यूल में आता ना प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी में आता है अल्फा, हेलिक्स, बीटा, प्लेटेड शीट, वही। इससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा। 78 वर्ष की आयु में बेटा जी 2001 को इनका डेथ हुआ। तो मेन जो था ये रामचंद्रन प्लॉट, इस वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है, और ये कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, चलो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। तो ये हर यूनिट से पहले जिन साइंटिस्ट के बारे में दे रखा होता है ना उनको भी पढ़ना है। वैसे मैं आपको रीडिंग लगवा दूंगा बेटा जी, अपने को भी पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं और आया हुआ भी है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेटा जी नीट में 6 to 7 क्वेश्चन का वेटेज है। एक इंपॉर्टेंट यूनिट है कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई। चलो सेल बेटा जी बोलते भी अपन सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। स्ट्रक्चर भी बनाएगी और फंक्शन को भी कंट्रोल करती है सेल बेटा जी। चलो
तो जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को अपन पाते हैं और अपन अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। मतलब सजीव और निर्जीव में बेटा जी डिफरेंस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव सजीव है और निर्जीव निर्जीव है। देखते हैं बेटा जी अपन आसपास, अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और हम सब, और जो निर्जीव नॉन लिविंग है बेटा जी क्या डिफरेंस होता है। काफी सारे डिफरेंस आप कलेक्ट कर सकते हो। इस चैप्टर से कनेक्टेड जो डिफरेंस है वो सेल की बात बता रहा है। ये जो सेल है बेटा जी यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो तो लिविंग का ही तो फीचर होगा, नॉन लिविंग में सेल तो होती नहीं है। उसी के रेफरेंस में डिफरेंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की अंडरलाइन आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। तो जो लिविंग है उनमें कोशिका उपस्थित होगी और नॉन लिविंग में नहीं होगी। सिंपल सी बात है बेटा जी। चलें आगे। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये लो, सभी जीवधारी में बेटा जी कौन होगी? सेल्स होगी। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिनको एक कोशिकीय हम बोल देंगे, यूनिसेलुलर, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बेटा जी क्या बोल दो? बहुकोशिकीय बोल देंगे। तो बहुकोशिकीय जो मल्टीसेलुलर होते हैं ना, इनमें बेटा जी श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन उपस्थित होगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं एक कोशिकीय बेटा जी, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन इनमें नहीं होता। भाई एक ही सेल है, जो लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा एग्जांपल ले सकते हो। एक कोशिकीय में बेटा जी आता ना अमीबा बोल सकते हैं अपन, मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, एक ही सेल है। तो वही सेल सारे फंक्शन कंट्रोल करेगी, सारे काम उसी सेल को करने पड़ेंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन सब वही करेगी। तो वहां श्रम विभाजन, काम का बंटवारा नहीं होता। लेकिन बेटा जी यहां कहां? मल्टी सेलुलर में, बहुकोशिकीय में अलग अलग सेल है, तो बेटा जी वहां डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन होता है बहुकोशिकीय जीवों में। चलो आगे। कोशिका क्या है? सेल। सेल के बारे में आ रहा है क्या? तो बेटा जी जो कोशिकीय जीवधारी है सेलुलर, एक कोशिकीय है बेटा जी ये यूनिसेलुलर, इसमें थोड़ा सा लिख लियो, छोटे मोटे करेक्शन भी आएंगे। एक कोशिकीय जीवधारी में पहली चीज बेटा जी वो स्वतंत्र अस्तित्व जीवन यापन कर सकते हैं, और दूसरा जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कौन? अगर बेटा जी एक कोशिकीय जीव भी है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल है, उनका खुद का अस्तित्व होगा, स्वतंत्र अस्तित्व है बिल्कुल। अमीबा का, पैरामीशियम जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनका एग्जिस्टेंस होता ही है बच्चों। एक कोशिका का भी अस्तित्व होता है। दूसरा, ये सेल जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। तो अमीबा बेटा जी एक ही कोशिका से बना है, वो सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये भोजन भी करेगा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, सारे होंगे। तो एक सेल में सारे कार्य करने की कैपेसिटी होती है जो जीवन के लिए क्या हो? आवश्यक हो। क्लियर? एक कोशिकीय जीवधारी में ध्यान रख लेना। कोशिका के बिना अंडरलाइन बच्चों किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब अगर एक कोशिका से भी कम अगर कोई है तो उसका बेटा जी अस्तित्व संभव नहीं है। तो कम से कम अस्तित्व के लिए क्या चाहिए? एक सेल चाहिए, सिंगल सेल चाहिए। अगर उसके बिना है, उससे कम अगर कुछ है तो वो बेटा जी लिविंग कंसीडर नहीं होगा। जैसे वायरस की बात करूं मैं, वायरस, इसमें बेटा जी सेल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जीवद्रव्य सेल साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो वायरस को लिविंग कंसीडर नहीं करते अपन, जीवित नहीं माना जाता। इसको लिविंग नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो यह आया ना कि कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। लाइक वायरस, ये सेल नहीं है इसलिए इसका लिविंग कंसीडर नहीं करते, ध्यान रख लेना। चलो अब कुछ साइंटिस्ट की यहां बेटा जी बात करते हैं अपन। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। अब बेटा जी पहली बार कोशिका, अब उसमें देखो एक इनसे पहले साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक, मैं बता देता हूं दो तीन। रॉबर्ट हुक ने बेटा जी फर्स्ट टाइम सेल देखी, सबसे पहले सेल को देखने वाले थे रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने जो सेल देखी थी बेटा जी वो डेड सेल थी, जिंदा नहीं, मृत कोशिका को सबसे पहले देखा था। वो क्वेरकस सुबेर जो प्लांट है, हाँ उसमें बेटा जी जो डेड कॉर्क सेल थी, कॉर्क सेल को, हाँ इनको देखा था और इन्होंने बेटा जी उसके लिए एक नाम दिया था सेला। वही सेला नाम बाद में क्या कहलाया? सेल।
तो फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व करने वाले सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था और वो रॉबर्ट हुक थे। लेकिन बेटा जी वो लिविंग सेल नहीं, वो कैसी थी, डेड सेल थी, क्वेरकस सुबेस प्लांट की, क्वेरकस सुबेस प्लांट उसकी बेटा जी कॉर्क सेल थी, सेला कहा, बाद में उसको सेल बोल दिया। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने बेटा जी, इन्होंने जो पहली बार सेल थी, पहली बार लिविंग सेल की बात आए, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल बेटा जी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, जीवित कोशिका। और वैसे सिंपली सेल की बात आए तो रॉबर्ट हुक, लेकिन वो डेड सेल थी बेटा जी। अब ल्यूवेनहोक ने ही, इन्होंने बेटा जी साइंटिस्ट ने 2-3 और भी लिख लियो, आरबीसी, स्पर्म, मैमेलियन स्पर्म, शुक्राणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनको सबसे पहले माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। क्लियर, कुछ साइंटिस्ट से रिलेटेड बेटा जी इनमें आगे। अगली लाइन देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल। क्लियर है बात, चलो आगे। सूक्ष्मदर्शी की खोज में बाद में इनके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो पाया। पहले बेटा जी सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप थे, बाद में धीरे धीरे और ज्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो उस सूक्ष्मतम सेल को भी बड़े लेवल पर मैग्नीफाई करके देखा जा सकता था, आसानी से उसके माइन्यूट जो ऑर्गेनल्स वो इजीली दिखाई दे सकते थे। अब आसानी से दिख गए तो बेटा जी अपने को पता ना, वैसे तो सेल आंखों से नहीं देख सकते अपन नेकेड आई से, तो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जो उसकी देखने की कैपेसिटी को कई गुना तक बढ़ा देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट इन माइक्रोस्कोप द्वारा सेल को डिटेल में सेल की स्टडी संभव हो पाई। अब जैसे से कनेक्टेड बेटा जी 2 ब्रांच अपन लिखते हैं, तो आती है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। एक बेटा जी मिलता जुलता वर्ड आता है, ये मैं दोनों बता देता हूं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। माइनर सा डिफरेंस है। सेल बायोलॉजी का मीन होता है बेटा जी कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। इसमें सेल के फंक्शन भी हैं, उस सेल की स्ट्रक्चर भी है, सेल की ग्रोथ भी है, डिवीजन भी है, डेवलपमेंट भी है, सब मतलब कोशिका से रिलेटेड सारी बातों का अध्ययन बेटा जी सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो सेल बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें कोशिका के कार्य, संरचना, वृद्धि, विभाजन, डेवलपमेंट सब का अध्ययन किया जाए, वो सेल बायोलॉजी है। और जो साइटोलॉजी वर्ड लिखते हैं बेटा जी हिंदी में, इसको भी कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब अध्ययन। साइटोलॉजी में मेनली स्टडी ऑफ सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो केवल कोशिका संरचना की अगर बात की जाए तो आप बोल सकते हो साइटोलॉजी। और बेटा जी संपूर्ण सेल के हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टडी करते हो तो सेल बायोलॉजी। तो बोल सकते हैं अपन साइटोलॉजी एक तरह से सेल बायोलॉजी का एक छोटा पार्ट है। क्लियर। अब जैसे एक आध और साइंटिस्ट के नाम बेटा जी बता दूं मैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, एक बेटा जी फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, हाँ ये दो ध्यान रख लियो आप। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो अरुण कुमार शर्मा, AK शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी AK शर्मा। और फादर ऑफ साइटोलॉजी बेटा जी रॉबर्ट हुक, इन्हीं को कहा जाता है रॉबर्ट हुक। और इंडियन साइटोलॉजी की बात है तो अरुण कुमार शर्मा। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा जी आओ, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अब देखो इसमें क्या डिस्कस करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, बनते हैं क्वेश्चन। 2 साइंटिस्ट के नाम आएंगे बच्चों जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। तो 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथ्यू स्लाइडेन, वनस्पति वैज्ञानिक बोटेनिस्ट थे बेटा जी जर्मनी के, इन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया, बोटनिस्ट है तो प्लांट की स्टडी करेगा और जूलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल की स्टडी करते हैं बच्चों। तो बात पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। तो अपने को पता ना भी सेल, सेल से बेटा जी आगे क्या बना, टिश्यू बना। सेल से तो टिश्यू बना ना, टिश्यू से फिर क्या बना, ऑर्गन, और ऑर्गन से फिर बनता ऑर्गन सिस्टम। ये तो होता है सेल, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से फिर अंग तंत्र बना, ये सब
तो स्लीडेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की 1838 में, और बेटा जी इन्होंने पाया कि विभिन्न पौधे सेल से बनते हैं और सेल आगे उनमें क्या बना देती है, टिश्यू बना देती है। चलो, इसके बाद 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, प्राणी वैज्ञानिक बेटा जी कौन हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए। ये बोटेनिस्ट, ये जूलॉजिस्ट था, स्वान। इन्होंने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों, बोटेनिस्ट थे स्लीडेन, जूलॉजिस्ट थे स्वान, उन्होंने प्लांट पे काम किया था, ऑब्जर्व किया था, ये कुछ एनिमल सेल पर स्टडी कर रहे थे और इन्होंने बताया कि हर सेल के बाहर एक कवर होती है, एक बाह्य आवरण होता है। उसी आवरण को आज बेटा जी क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो आप, कोशिका झिल्ली, पढ़ेंगे डिटेल में। इन वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया, प्लांट पे भी कुछ काम कर रहे थे, और पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इनकी विशेषता है, अंडरलाइन बेटा जी। तो स्वान ने ही डिटेल में स्टडी करके बताया कि प्लांट की जो हार्ड आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या रहेगी, सेल वॉल, और कोशिका भित्ति अपने को पता है केवल किस में मिलती है, प्लांट में। ये स्वान की बात थी, हालांकि थे वो जूलॉजिस्ट बच्चों। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणी और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। लाइन अंडरलाइन कर लेना। स्वान ने अपने सारे रिसर्च एनालिसिस से बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी और वनस्पतियां हैं, जंतु और पादप है, उनका शरीर किसका बना है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। मतलब सेल मेन है, इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर, फंडामेंटल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आओ बच्चों। अब स्लीडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, सेल थ्योरी देने वाले यही थे। यद्यपि इनका यह सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये बेटा जी क्वेश्चन मार्क लगा। सेल थ्योरी की सबसे बड़ी कमी ये थी, ये साइंटिस्ट दोनों ये नहीं बता पाए कि नई सेल्स कैसे बनती है। ये तो सेल के बारे में और तो बता दिया कि प्लांट एनिमल सेल या उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, लेकिन सेल खुद कैसे बनती है, नई कोशिकाएं कैसे बनती है, ये बात बताने में असमर्थ रहे। अब देखो, इसका जो मेन सॉल्यूशन था, आगे आ रहा है इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक बेटा जी, क्वेश्चन भी था। पहली बार रुडोल्फ विर्चो है ये, 1855, अंडरलाइन कर लियो, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अंडरलाइन बेटा जी, यही आया था। तो विर्चोव ने ये बात बता दी, जो सेल थ्योरी की बड़ी कमी थी उसे दूर कर दिया रुडोल्फ विर्चोव ने। उन्होंने बेटा जी बोल दिया कि जो नई सेल है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, पुरानी सेल ही विभाजित होकर क्या बना देती है, नई सेल। और इन्होंने एक लाइन बोली थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बोलने वाले कौन थे, रुडोल्फ विर्चो। मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। क्लियर। तो जो सेल थ्योरी की कमी थी बेटा जी, वो दूर किसने कर दी, रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने आगे चले, इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नए कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। भाई जो सेल थ्योरी में कमी थी बेटा जी उसको दूर कर दी, नई सेल थ्योरी दे दी। अब नई सेल थ्योरी का मतलब जो नया कोशिका सिद्धांत था उसको बोल दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोल दिया। और सेल डॉक्ट्राइन वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, कोशी सेल प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन और मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी का मतलब जिसमें स्लीडेन स्वान की बातें भी है और साथ में जो रुडोल्फ विर्चो की एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी इंक्लूड है, दोनों मिलकर मॉडर्न सेल थ्योरी। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत के 2 पॉइंट दे दिए कि सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, ये लाइन तो स्वान ने बताई थी सेल थ्योरी में कि हर जीव बेटा जी सेल या उसके प्रोडक्ट का बना होता है। दूसरी लाइन जो थी वो रुडोल्फ विर्चो वाली इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो सेल थ्योरी की बात भी आ गई, रुडोल्फ विर्चोव की आ गई, ये मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई। तो जो बड़ी कमी थी कि नई सेल कैसे बनती है, उसे रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया, दूर कर दिया। क्लियर बच्चों।
चलो इसके अलावा ये दो तो आपके एनसीईआरटी में बता रखा है, उसके अलावा भी बच्चों मॉडर्न सेल थ्योरी में जैसे बताया गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन होगा, सेल होगी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स क्या रहेगी, सेम होगी। ये दो मेन तो पॉइंट थे। उसके अलावा भी बेटा जी बताया कि जो फंडामेंटल यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, जो जीवों की इकाई है संरचनात्मक क्रियात्मक, वो सेल है, और लगभग सभी कोशिकाओं की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, सेम होती है। भाई सेल में कवरिंग होगी, आवरण होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल क्या होगी, सेम होगी। ये सारी बातें मॉडर्न सेल थ्योरी। अब बच्चों मॉडर्न सेल थ्योरी वैसे तो एप्लीकेबल होती है लगभग हर जगह, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, आपको वो भी यहाँ साइड में लिख लेने हैं। सेल थ्योरी के जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, इनमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बेटा जी वायरस। वायरस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वायरस को तो अपन एक सेल कंसिडर करते ही नहीं है, कहाँ उसको लिविंग माना गया है। वो तो जब बेटा जी किसी होस्ट में जाएगा, होस्ट की सेल में एंटर करेगा, तब रेप्लिकेट करेगा, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सर्वाइव नहीं कर सकता। ही तो बताया था कि अगर एक कंप्लीट सेल से कुछ भी कम हो तो बेटा जी उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते, और वायरस तो नहीं है। वायरस के अलावा बेटा जी इसमें एक दे रखा आपके मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी, और एक सीव ट्यूब सेल्स, चालनी नलिका की कोशिकाएं, प्लांट में है ना, हाँ, और आरबीसी आती है। इन दोनों बेटा जी मैच्योर आरबीसी और जो सीव ट्यूब सेल्स है, चालनी नलिका की कोशिकाएं हैं, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, इन दोनों सेल में केंद्रक नहीं होता। मैच्योर का मतलब परिपक्व आरबीसी, और बिना न्यूक्लियस के बेटा जी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ सेल थ्योरी के क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहां सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। चलें आगे। कोशिका का समग्र अवलोकन, एन ओवरव्यू ऑफ एन सेल। बेटा जी एक सेल की पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, क्या होता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, वो अपन इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं। कैसे? तो आरंभ में आप बेटा जी यहाँ अपन दोनों टाइप की सेल लेते हैं, कोई प्लांट सेल ले ली, या कोई एनिमल बॉडी की सेल ले ली, उन दोनों की स्ट्रक्चर की बात आ रही है। तो आरंभ में आप प्याज के छिलके, प्लांट के रेफरेंस में प्याज के छिलके की सेल ले ली, और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को, अपने गाल की सेल ले ली, गाल हाथ पैर कहीं की भी ले सकते हैं, प्लांट एनिमल सेल ले ली, को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे, उनकी संरचना का स्मरण करें। प्रैक्टिकल में बेटा जी माइक्रोस्कोप और देखे उससे सेल को दिखाया जाता है, बाकी यहाँ अपन थोड़ी सी सेल के बारे में बात करेंगे। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, तो उसको प्लांट सेल कंसिडर कर लेंगे अपन, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, तो बेटा जी प्लांट है तो आउटर कवरिंग क्या मिलेगी, सेल वॉल। तो इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है, बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं अपन, तो सेल वॉल है मतलब प्लांट है, एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं बेटा जी। चलो आगे। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है, मतलब सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, केवल एक झिल्ली। तो ये अपन लिख सकते हैं कि जो गाल की कोशिका है बेटा जी, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, पता ही है आपको, प्लांट में होती है, एनिमल में कहाँ सेल वॉल है, कोशिका भित्ति नहीं होती। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं, वही केंद्रक जिसकी खोज रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी बेटा जी। हाँ, इस केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्लियर बात। अब देखो इसको सिंपली मैं बता दूं बेटा जी, सेल में ऐसे बता रखा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे कि जैसे सेल में एक न्यूक्लियस, हालांकि यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट में तो कंसिडर करते नहीं है बच्चों अपन। न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है उसमें क्रोमोसोम है, ये सेल है, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन मान लो जो भी, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में बेटा जी हम ये क्या मान लेते हैं, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। ठीक है, क्रोमोसोम ध्यान है, इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे बेटा जी। जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, उसी क्रोमोसोम में क्या मिलेंगे आपको, डीएनए मिलेगा, ये रहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए से जीन बनते हैं बच्चों। आपने को पता ही है कि जो जनकों से लक्षण या कैरेक्टर संततियों में जाते हैं वो कौन लेके जाते हैं,
अरे माता पिता से जो संतानों में लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो कौन करते हैं? जीन करते हैं। और जीन बना किसका होता है? डीएनए का। ये रहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए जो किसमें है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसमें? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, एक बेसिक बात आई है। चलेंगे आगे। तो इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जिसके पास आनुवंशिक सूचनाएं होती है। अपन माता पिता के जैसे दिखते हैं ना बच्चों थोड़े बहुत, वो इसी डीएनए जीन की वजह से दिखते हो। कैसा कलर होगा, कैसी हाइट होगी, आईज कैसी होगी, बाल, ये सारे ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई जीन, जो बना किसका है? डीएनए का। आनुवंशिक पदार्थ है बच्चों। चलो मेरे होनहारों, चलो। जिस कोशिका में अंडरलाइन झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोट, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ये मेन डिफरेंस आ गया। दो टाइप की सेल बेटा जी डिस्कस की थी अपन ने, प्रोकैरियोटिक और दूसरी आ गई थी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की, यूकैरियोट को ससीम केंद्र की। अंग्रेजी याद रख लेना। प्रो बेटा जी, प्रो का मतलब ही आदिम, प्रिमिटिव, अल्प विकसित, अल्प विकसित। अब प्रोकैरियोट जो सेल होती है ना बेटा जी, इसमें अलग से न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक, झिल्ली और कुछ नहीं होती। जबकि जो यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस अलग से प्रेजेंट होता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों सेल का। फिर से मैं लाइन बोल रहा हूं, तो जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक है उसे यूकैरियोट, और जिसमें मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं है उसको प्रोकैरियोट। तो केंद्रक के चारों तरफ ही बेटा जी मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में नहीं होगी। दोनों यूकैरियोट व प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह, एक सेमी फ्लूइड बेटा जी मिलता है, तरल मिलता है, जिसे साइटोप्लाज्म कह देते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म तो होता ही है, कोशिका द्रव्य तो मिलेगा ही। मेरा दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है, अंडरलाइन। तो बेटा जी मेन जो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी है, मेन जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। मतलब कोशिका की मेन जो एक्टिविटीज़ है, अभिक्रियाएं हैं, इसी साइटोप्लाज्म में चलती है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में बेटा जी कई साइटो ऑर्गेनल्स आएंगे, कई कोशिकांग आएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यूकैरियोट की बात करूं, राइबोसोम होंगे, गोल्जी बॉडी, या कई होंगे। तो सारी सेलुलर एक्टिविटी इसी साइटोप्लाज्म में चलती है। तो लाइन ये कहती है कि मेन कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक मुख्य क्या होता है? स्थल होता है, यही चलेगी। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती है। जीव अवस्था का मतलब बेटा जी लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट, सजीव अवस्था। इस वजह से जीव अवस्था इसी साइटोप्लाज्म में उन सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से रहती है। लिविंग स्टेट, जिंदा है। और वैसे बच्चों लिविंग स्टेट में आता ना, एक बायोमोलिक्यूल में बताता भी हूं मैं आपको, नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा जी असाम्य स्थायी अवस्था, ये आता है एक वर्ड, नॉन इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम होती है सेल के अंदर। देखो बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब केमिस्ट्री में देखते हो ना आप, कोई भी रिएक्शन अगर साम्य अवस्था में आ गई तो एक तरह से रुक गई। अपनी सेलुलर एक्टिविटीज जो कोशिका में होने वाली कई रिएक्शन, खूब सारी केमिकल रिएक्शन बच्चों सेल में चलती रहती है, वो नॉन इक्विलिब्रियम है, असाम्य अवस्था में है, तो कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। अगर रिएक्शन चलती रहे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहे, तो हम बोल सकते हैं वो सेल क्या है? जिंदा है, एक्टिव है। तो कौन सी स्टेज में मिलेगी? वो हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में पाई जाती है। वो लिविंग सेल का फीचर है बच्चों। चलो फिर आगे, नेक्स्ट। यूकैरियोट कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, अंडरलाइन, जो कोशिकांग कहलाते हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका ER, जैसे सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, रसधानी, वैक्यूल, ये सब। प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का, कोशिकांग है बेटा जी, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पहला डिफरेंस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आ गया था ना बच्चों, न्यूक्लियस आदिम और यूकैरियोट में एडवांस होता है, यू का मतलब ही विकसित है। इसके अलावा बच्चों जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका द्रव्य में होते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। आ जाएंगे इस चैप्टर में डिटेल में, थोड़ा सा यहां बता दूं मैं। सेल ऑर्गेनल में बेटा जी एक तो होते हैं मेम्ब्रेन लेस,
झिल्ली विहीन, मेम्ब्रेन लेस का मतलब झिल्ली विहीन, जिसमें मेम्ब्रेन होती नहीं है, ऐसे कोशिकांग। एक कैटेगरी अपन ने बना दी मेम्ब्रेन बाउंड, झिल्ली युक्त, मेम्ब्रेन बाउंड, हिंदी में क्या बोल देंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये बिना झिल्ली के वो झिल्ली युक्त है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा जी, ये ओनली इन यूकेरियोट्स, ये केवल और केवल आपको किस में मिलेंगे, यूकेरियोट्स में। तो मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोट में नहीं होते, एक और डिफरेंस आ गया। और जो मेम्ब्रेन लेस है ये दोनों में मिलेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एक तो राइबोसोम बेटा जी आ जाएगा, मैंने तो ये आगे सेंट्रियोल भी अपन पढ़ लेंगे। मेम्ब्रेन लेस ये दोनों में मिलेंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में होते हैं। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त है वो केवल यूकैरियोट में मिलते हैं। इसमें जैसे बेटा जी इसमें भी दो टाइप के आ गए, एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले, एक डबल मेम्ब्रेन वाले, एकल झिल्ली युक्त और दोहरी झिल्ली युक्त। सिंगल मेम्ब्रेन में तो बेटा जी एग्जाम्पल आ गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, लाइजोसोम आ गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। और जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है बेटा जी, उसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ये सिंपली आपको याद रखने के लिए, आगे डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो ये जो दो लिखे ना बेटा जी, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, बाकी ईआर और इन गोल्जी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन है। और ये जो मेम्ब्रेन झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो यूकैरियोट में होते हैं, वो प्रोकैरियोट में नहीं होते। तो ये लाइन है, प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। राइबोसोम दोनों में मिलेगा, वो मेम्ब्रेन लेस है, झिल्ली विहीन है। नेक्स्ट आओ, यूकैरियोट व प्रोकैरियोट दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम अभी आया था बेटा जी, दोनों में प्रेजेंट होगा, हालांकि डिफरेंस आएगा इसमें। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में और खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका में भी मिलते हैं। देखो बच्चों, राइबोसोम सेल में कई जगह मिलते हैं। वैसे तो राइबोसोम जो होता है वो आपको मिलेगा, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, एक तो राइबोसोम बेटा जी साइटोप्लाज्म में मिला, ये साइटोप्लाज्म में मान लो ये राइबोसोम है, एक तो इसमें। साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण प्लांट में तो होगा, और खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका उसमें तो होता ही है ना भाई। जो ईआर होती है बच्चों आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो दो टाइप की आप पढ़ोगे। अगर ईआर के ऊपर यहाँ राइबोसोम लगे रहे, ऐसी ईआर जिस पर राइबोसोम लगे रहे, उसको बेटा जी बोला जाता है रफ ईआर, खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका। जिसमें नहीं लगे हो स्मूथ होती है, चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको, वो बेटा जी आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, कोशिका द्रव्य में। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो वो क्या कहलाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हाँ, ध्यान इसमें रख लेना, वैसे तो राइबोसोम में आप पढ़ोगे भी कि दो टाइप के राइबोसोम होंगे बेटा जी, एक तो होगा 70S, एक आएगा 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। ये एस स्वेडबर्ग यूनिट होती है, 70S वाले छोटे होते हैं, 80S वाले राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं। अब जो प्रोकैरियोट सेल है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट में 70S मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S मिलेगा और वैसे सेल में 80S मिलेगा। तो प्रोकैरियोट में किस प्रकार के राइबोसोम होंगे, 70S। यूकैरियोट में 70 और 80S दोनों होते हैं, ध्यान रख लेना बच्चों। यूकैरियोट में मेनली साइटोप्लाज्म, RER पर तो 80 होते हैं, लेकिन यूकैरियोट के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कौन से मिलेंगे आपको, 70S। क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होते हैं। तो प्रोकैरियोट में केवल, ये बता दूं मैं, ध्यान रखने की बात बेटा जी, प्रोकैरियोट सेल में ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के प्रकार है। और आपसे पूछ ले यूकैरियोट सेल में बेटा जी, तो वहां दोनों मिलेंगे, 70B और 80S भी। मेन 80 है, बस यूकैरियोट के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वहां कौन सा मिल जाएगा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। चलो, जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित सेंट्रियोल बेटा जी, एक एनिमल सेल में अलग से, प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस है। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल उपस्थित होता है, जो कोशिका विभाजन में आगे पढ़ेंगे अपन, सेंट्रियोल का रोल सेल डिवीजन में है। जैसे बच्चों प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट आ गया, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वैसे ही एनिमल सेल में सेंट्रियोल आ गया, वो प्लांट सेल में नहीं होता।
कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है। तो शेप, साइज और फंक्शन बेटा जी अलग अलग सेल का अलग अलग है। जैसे यहाँ क्या दे रखा है, उदाहरण सबसे छोटी कोशिका, एक बेटा जी अंडरलाइन कर लियो, सबसे छोटी सेल बता रखी कौन सी, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका अंडरलाइन बेटा जी शुतुरमुर्ग का अंडा माना गया है। अब देखो शेप और साइज बता रखी है, थोड़ी सी मैं एक सीक्वेंस बता दूं। अगर बेटा जी लार्जेस्ट सेल की बात आए तो सीक्वेंस याद रख लियो, यूकैरियोटिक सेल सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पर बैक्टीरियल सेल, फिर बेटा जी ये माइकोप्लाज्मा, उसके बाद वायरस, फिर वायरोइड वगैरह वो आ गए। तो सबसे बड़ी सेल की बात आए तो यूकैरियोट सेल सबसे बड़ी है। इसका डायमीटर दे रखा अगले पेज पर, ये बेटा जी 10 to 20 माइक्रोन मीटर। बैक्टीरियल सेल जो बताए रखा है 3 to 5 माइक्रोन मीटर, 3 to 5 दे रखा है। माइकोप्लाज्मा बता रखा है 0.3 माइक्रोन मीटर, और वायरस उससे भी छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल इनमें सबसे बड़ी। और बच्चों जो माइकोप्लाज्मा बताया है, कौन सा, जो माइकोप्लाज्मा की अपन बात कर रहे हैं 0.3 बेटा जी, माइकोप्लाज्मा में आता ना एक एग्जाम्पल PPLO, याद आया वर्ड, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और देखो माइकोप्लाज्मा को बच्चों कंसीडर किया गया है क्या, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा। अरे वायरस क्यों नहीं बताया, माइकोप्लाज्मा से छोटा तो वायरस होता है, उसको क्यों नहीं बताया स्मॉलेस्ट, सेल की बात हो रही है, और वायरस को हमने सेल कंसीडर नहीं किया था। तो बेटा जी माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट क्या कंसीडर हो गई, सेल हो गई। ठीक है, देख लो, तो इसमें ध्यान रख लेना। सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की बात है बेटा जी की, लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल। तो लार्जेस्ट एनिमल सेल में तो बता ही रखी, ये रही शुतुरमुर्ग का अंडा, लार्जेस्ट एनिमल सेल होगी। सबसे बड़ी वैसे तो सेल ही होती है शुतुरमुर्ग, देखे ना बट्टो, सबसे बड़े पक्षी होते हैं शुतुरमुर्ग, 6-6 फीट के भी होते हैं, उड़ नहीं पाते, पंख उनकी पेशियां अवश्य सी होती है, पक्षी हैं, बर्ड्स है, लेकिन उड़ नहीं पाते। इनका अंडा बेटा जी बताते हैं सबसे बड़ी सेल है, एनिमल सेल कंसीडर कर सकते हो, 11 × 17 सेंटीमीटर शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी अगर प्लांट सेल पूछी जाए बेटा जी तो एक आती है एल्गी एसिटाबुलेरिया, हाँ एल्गी एसिटाबुलेरिया, ये लार्जेस्ट प्लांट सेल है। ऐसी जब आगे बताई रखा है इसमें लार्जेस्ट की जगह बेटा जी लॉन्गेस्ट पूछा जाए आपसे कि लॉन्गेस्ट एनिमल सेल और प्लांट सेल, सबसे लंबी एनिमल सेल तो बच्चों ने बताया रखी, ये रहा, कहाँ गई, ये रही तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है, आपकी जो नर्वस सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, 90 सेंटीमीटर तक भी होती है। और प्लांट सेल में बेटा जी आती है वो रेमे के फाइबर आते हैं, रेमे फाइबर, ये प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, क्लियर बात। तो देख लो बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की आरबीसी बेटा जी इसका व्यास 7.0 माइक्रोमीटर दे रखा है, आरबीसी का ध्यान रख लेना, आपती भी है। और तंत्रिका फिर बता रखा है कि जो तंत्रिका कोशिका है सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभाकार, घनाकार, धागे की तरह या असमान आकृति की हो सकती है, कोशिकाओं की शेप अलग अलग होती है बेटा जी। ठीक है, बात क्लियर हुई। हाँ, और माइक्रोमीटर की अगर बात करें ना अपन, 10⁻⁹ मीटर होता है क्या, हाँ देख लियो, ये होता है। तो अब शेप अलग अलग है, कुछ शेप बच्चा डिस्क शेप होती है, कुछ कोलमनर होती है, कुछ क्यूबॉइडल होती है, कुछ इरेगुलर असमान आकृति की होती है, जैसे एक डायग्राम में आगे दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट सेल की बेटा जी शेप की बात कर रखी है, देखते हैं अपन। ये लाइन, कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है, अंडरलाइन। जो कोशिकाओं की शेप है, जो आकृति है, वो बेटा जी एक तरह से उनके किसके अनुसार, फंक्शन के अनुसार डिफर हो सकती है। तो शेप डिपेंड करती है किस पर, उस सेल के फंक्शन या तो कार्य पर। क्लियर बात, चलें आगे। चलो अब जैसे ये पीछे वाले पेज पे डायग्राम ये देख लो ना, ये रहा, इसमें देख लो अलग अलग सेल की शेप बच्चों आपको बता रखी है। पहले अपन ने देखा आरबीसी, ये रही आरबीसी, लाल दुधिर कोशिकाएं। तो आरबीसी कैसी होती है, तो बेटा जी ह्यूमन आरबीसी का ध्यान ही रख लेना, इंपॉर्टेंट बनता है ये। अपनी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है,
मैच्योर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड, ई का मतलब केंद्रक रहित जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और साथ में एक वर्ड आया बाई कॉन्केव, उभयावतल। तो मेमेलियन जो आरबीसी है, अपनी जो आरबीसी है बेटा जी वो ई न्यूक्लिएटेड और बाई कॉन्केव। बाई कॉन्केव ऐसी होती, दोनों तरफ से अवतल। अब बाई कॉन्केव का भी बेनिफिट है बच्चों, बाई कॉन्केव होने की वजह से जो सरफेस एरिया, अंदर का एरिया वो ज्यादा होता है, और अंदर जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा हम क्या बढ़ सकते हैं, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही बेटा जी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके इसलिए आपकी आरबीसी बाई कॉन्केव ई न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और वो अलग अलग ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, ध्यान आपको। अदर देन मेमल्स की पूछे ना आपसे, मेमल्स के अलावा बच्चों दूसरे की आरबीसी पूछ ली, जैसे मेंढक की आ गई, एम्फीबिया आ गया, पक्षियों की आ गई, मछली, रेप्टाइल्स, उनकी। अदर देन मेमल्स, मेमल्स के अलावा किसी और की पूछे तो बेटा जी ध्यान रख लेना उनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड और बाई कॉन्वेक्स होती है। मेमल्स के अलावा किसी और की आरबीसी की बात आए तो न्यूक्लिएटेड और बाई कॉन्वेक्स, उनमें केंद्रक होगा और बाई कॉन्वेक्स होगी, उभयोतल होगी, जबकि ये बाई अपनी आरबीसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डब्ल्यूबीसी अमीबाकृति की होती है, अमीबोइड। अमीबा की शेप बेटा जी अनियमित होती है, अमीबा इरेगुलर शेप का है, वैसी डब्ल्यूबीसी है। अमीबीय गति भी दर्शाती है डब्ल्यूबीसी, कूटपाद शूडोपोडिया के द्वारा, ध्यान होगा आपको। चलो अगला एक डायग्राम दिखा रखा है, ये स्तंभाकार उपकला, कोलमनर सेल बेटा जी। कोलमनर में क्या होता है कि लेंथ तो ज्यादा होती है लेकिन विड्थ कम होती है, लंबी ज्यादा चौड़ाई कम होगी, कोलमनर होगी ना ऐसी। ये सेल बेटा जी अगर अपन अपनी बात करें तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में मिलती है, आंत्र में उपस्थित होती है, इनका केंद्रक आधारी भाग पर होता है। इंटेस्टाइन में अवशोषण से रिलेटेड सेल्स होती है, कोलमनर स्तंभाकार। ये लो आगे तंत्रिका कोशिका बेटा जी इसका बता रखा, तंत्रिका कोशिका कैसी है, साखित व लंबी, लंबी तो लॉन्गेस्ट होती है। अब न्यूरॉन का डायग्राम आपको ध्यान होगा, ये रहा, इसमें अलग अलग ऐसी ब्रांच लगी रहती है, इन छोटी ब्रांच को तो हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ये जो बड़ी शाखा है बेटा जी ये क्या कहलाती है, एक्सोन। ये ट्रेकिड आ गई, एक वाहिनी का दीर्घीकृत इलोंगेट होता है बच्चों, ट्रेकिड्स। हाँ जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं ना, इलोंगेटेड, दीर्घित दिखती है। ये मध्योत की मीजोफिल सेल है, गॉल। ये लीफ में होती है बच्चों, प्लांट की पत्तियों में सेल मिलती है जिनमें क्लोरोफिल भी रहता है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। ये इनकी अलग अलग सेल की अलग अलग शेप जो फंक्शन के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार डिपेंड। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर की। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बेटा जी लेके बता रखा है, उसमें भी मेनली एक बैक्टीरियल सेल के बारे में, जीवाणु कोशिका के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं रीडिंग लगवा देता हूँ पहले इसकी, एक डायग्राम से फिर अच्छे से अपन समझेंगे बच्चों इसको। इधर ये वाला डायग्राम देख लो, ये एक सेल यूकैरियोटिक सेल दिखा दी बच्चों। उसके अलावा ये बैक्टीरिया की सेल है, ये पीपीएलओ है, वही पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये वायरस है, उससे भी छोटे होते हैं, ब्रैकेट में इनकी वो डायमेंशन साइज बता रखे है ना, तो यूकैरियोटिक सेल्स इसकी तुलना में काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरो निमोनिया पीपीएलओ मिलते हैं, माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है। तो देखो बच्चों, अब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है, उससे पहले मैं वो 5 किंगडम कंसेप्ट आपको पता ना, 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने दिया था ना, पंच जगत संकल्पना, याद आया कुछ? 5 किंगडम में बेटा जी मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, वैसे ध्यान ही अपने को 5 जो किंगडम थे, एक तो उससे आप याद रख लो प्रोकैरियोट। 5 किंगडम में सबसे पहला आता है मोनेरा, बैक्टीरिया जिसमें रखे जाते हैं। फिर बेटा जी कौन आता है, प्रोटिस्टा। फिर फंजाई मान लो, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें अपन आते हैं। इसमें बेटा जी पहला जो है मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेगी। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब की सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक। एक तो ऐसे याद रखिए, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं बच्चों, जीवाणु मोनेरा में ही इंक्लूड होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं। एक चीज तो इससे किंगडम से। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में 2-3 और एग्जाम्पल है, वो देखो अभी दे रखे हैं। मोनेरा बैक्टीरिया के अलावा बेटा जी जो प्रोकैरियोट्स में, वो देखो कौन से, जीवाणु तो आ ही गए। जीवाणु के अलावा बेटा जी देखो नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हो, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ प्रोकैरियोट्स है।
सामान्यतया ये यूकेरियोट कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है, अंडरलाइन, और काफी तेजी से विभाजित करती है। तो पहली बात बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने को पता है यूकेरियोटिक सेल्स की तुलना में आकार में छोटी है। आकार में छोटी है तो बेटा जी विभाजन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो प्रोकैरियोट यूकेरियोट से छोटी और विभाजन तेजी से करेगी। माप का आकार काफी भिन्न है, ठीक है। जीवाणु के 4 मूल आकार है, जैसे बैक्टीरिया का बता रखा है बच्चों। बेसिलस जो होते हैं वो दंडाकार, दंडाकार का मतलब रोड शेप्ड होते हैं, ऐसे रोड की आकृति के होते हैं। गोलाकार कोकस जो बैक्टीरिया है, स्फेरिकल होते हैं, ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह। कोशाकार, ये कोशाकार कोमा जैसे है बच्चों, कोमा होती है ना, कोमा लगाते हैं अपन, ऐसे मान लो कोमा जैसे। विब्रियो कोलेरी हेजा वाला, और सर्पिलाकार स्पाइरल, ये वाले अलग अलग 4 कैटेगरी के बैक्टीरिया बता रखे हैं, अलग अलग शेप के हैं बेटा जी। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट कोशिका का अंडरलाइन मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। तो बेटा जी इनकी जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सबका एक जैसा होता है। कोई प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप लेते हो तो वही, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, अलग से कोई विकसित न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो मूलभूत जो संगठन है, जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर प्रोकैरियोटिक सेल का एक जैसा होता है। हाँ, थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस मिल सकते हैं, बाकी मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। आकार कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर सबकी सेम ऑर्गेनाइजेशन। सभी प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ये अंडरलाइन इंपॉर्टेंट करना। तो मैं एक सेल वॉल की छोटी सी बात बता देता हूं बच्चों, कि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, देखो प्रोकैरियोट में भी मिलती है, यूकैरियोट में भी मिलती है, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होती और सारे यूकैरियोट्स में भी नहीं होती। कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है ये। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में मैंने लिखा, जैसे एक एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया बना दिया, लिख दिया, एक लिख दिया माइकोप्लाज्मा, दोनों कौन है, प्रोकैरियोट्स। इधर बेटा जी मैंने यूकैरियोट्स लिखे, यूकैरियोट्स में आ गई फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, अभी बताए थे ना ये किंगडम, ये यूकैरियोट्स आ गई थी। अब सेल वॉल का ध्यान रख लेना बेटा जी, जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में तो है बट माइकोप्लाज्मा में नहीं है। यूकैरियोट्स में फंजाई और प्लांटी में तो है बट एनिमेलिया में नहीं है। बात भेजे में घुसी क्या? अगर आपसे पूछा जाए ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, क्या सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, और माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोट। क्या सभी यूकैरियोट्स में सेल वॉल होती है? नहीं, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं है, फंजाई और प्लांटी में होती है। तो प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, लेकिन सब में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में भी कुछ एक्सेप्शन है, यूकैरियोट में भी है। समझ गए इस चीज को? चलें फिर आगे, चलो आगे। हाँ, कोशिका में साइटोप्लाज्म में एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट है तो बेटा जी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होगी नहीं ना, विकसित केंद्रक तो है ही नहीं, कंसिडर नहीं करते। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। आनुवंशिक पदार्थ जिसको आपने जो डीएनए की बात में करा था वो नग्न है। नग्न का मतलब बच्चों यूकैरियोट में तो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ये मान लो अपनी सेल, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी में होता है वो डीएनए और क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट में ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है वो नग्न है, अनावृत है, केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोट में होती नहीं है बच्चों। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त और एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्ताकार को हम प्लाज्मिड कहते हैं। चलो मैं थोड़ा सा एक बार इसकी संरचना एक डायग्रामेटिक आपको बता देता हूं बेटा जी। और ये जो मेन डीएनए बताया ना मैंने, मुख्य रूप से जो मेन डीएनए, इसके लिए बेटा जी वर्ड आता है न्यूक्लियोइड। अभी डायग्राम से बता देता हूं, चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। सेल की स्ट्रक्चर लेके डायग्रामेटिक ही बेटा जी की, जैसे प्रोकैरियोटिक अगर सेल्स की अपन बात करें, कोई बैक्टीरियल सेल ले लो, इसकी आउटर कवरिंग से बेटा जी आ जाते हैं अपन।
बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन सारी स्ट्रक्चर इसी डायग्राम बेस्ट बता दूंगा बेटा जी मैं। ये लो ऐसे इसके अलग अलग ये मान लो कोई सेल है बेटा जी, बैक्टीरियल सेल। इसका मेन जेनेटिक मटेरियल ये हो गया। इसके अलावा कुछ और डीएनए भी बेटा जी एक्स्ट्रा में भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की भी बात कर सकते हैं अपन। देन सेल इंक्लूजन्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारा इसी पे अपन देख लेते हैं। फ्लैजिला वाली स्ट्रक्चर भी आएगी जी, ट्यूबुलर ऐसे पिलाइज भी होंगे। पिलाई के बाद साथ में कुछ स्ट्रक्चर यहाँ जैसे ये आ गई। अब बच्चों इस सेल की अगर बात करें, जैसे एक टिपिकल अपने कोई प्रोकैरियोटिक सेल बना दी, इसमें क्या क्या है, जो कवरिंग की बात है ना, तो आउटर मोस्ट कवरिंग की मैं बात करूं तो बेटा जी ग्लाइकोकैलिक्स, देन आती है सेल वॉल, और सबसे इनर होती है बेटा जी सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल, मान लो बैक्टीरिया सेल की अपन बात करें, ये बेटा जी राइबोसोम, जो यहाँ प्रोकैरियोट है तो कितने टाइप के होंगे, 70S होंगे। क्लियर है बच्चों। ये मान लिया अपन ने प्लाज्मिड। मेन डीएनए के अलावा बेटा जी होता है प्लाज्मिड, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, स्मॉलर देन मेन डीएनए। ये बेटा जी इनका मेन डीएनए है, ये वाला, ये मान लिया मैंने न्यूक्लियोइड। मेन जेनेटिक मटेरियल मान सकते हो, मेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो भी है, ये इनका आ गया न्यूक्लियोइड। ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं बेटा जी प्रोक्रोमोसोम। इनमें ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रख लियो। ट्रू क्रोमोसोम आप यूकैरियोट में यूज करोगे, यहां प्रोक्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड और मेन डीएनए जो है क्या, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अपने में डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, ये सर्कुलर है बेटा जी। मेन जो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसी के पास है। अपना जैसे डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, वैसे ये इनका न्यूक्लियोइड है, प्रोक्रोमोसोम। ये बेटा जी मोटाइल स्ट्रक्चर आ गई फ्लैजिला। मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्पफुल है। बैक्टीरिया की मूवमेंट में कौन रोल प्ले करेगा, फ्लैजिला। ये यहां सेल मेम्ब्रेन से बेटा जी जो फोल्डिंग है, दैट्स मीजोजोम। डायग्राम में देख लो, सेल मेम्ब्रेन सबसे इनर, उसके फोल्ड से बनते हैं मीजोजोम। जो बेटा जी मीजोजोम क्या होते हैं, जैसे अपने यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैसे यहां मीजोजोम एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस का मतलब फंक्शन सेम होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम इनके पास होता है। ये बेटा जी ये स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड, इनको बोल दिया पिलाई। और कंपैरेटिवली जो स्मॉल है फिम्ब्री, शॉर्ट पिलाई बेटा जी फिम्ब्री होती है, और जो लार्ज है ये फिम्ब्री कंपैरेटिवली स्मॉल है। इनका रोल फॉर अटैचमेंट। इस डायग्राम में बेटा जी सारी बातें आ गई इस प्रोकैरियोटिक सेल्स की। पिलाई हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन, इनको एफ पिलाई, सेक्स पिलाई भी बेटा जी बोल देते हैं, फर्टिलिटी में हेल्पफुल होती है। तो ये जो डायग्राम अपने को दिख रहा है, एक टिपिकल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की सेल है बच्चों। ये मान लो यहां ये क्या, इसी को बताते ना पूरा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, उसमें अलग अलग। अब देख लो बच्चों क्या है, ये डायग्राम दिख रहा ना आपको। सबसे पहले मैं आउटर कवरिंग की बात करता हूं, आउटर जो बाउंड्री है उसकी अपन बात कर लेते हैं। ये तीन इसमें कवरिंग आ गई, दैट सेल एनवेलोप, और इसको बोल देंगे सेल बाउंड्री। दिख रहा है बोर्ड पे आपको।
फिर एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं, इस डायग्राम से सारी बातें क्लियर हुए। तो आउटर मोस्ट बेटा जी वो ग्लाइकोकैलिक्स है, बैक्टीरिया के रेफरेंस में है। देन आती है सेल वॉल और सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन, सब में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ इनफोल्ड बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर फॉर्म करती है मीजोजोम, जो किसके एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अब जो अपनी आउटर कवरिंग है इसकी बेटा जी, उसमें ये लार्ज जो स्ट्रक्चर है सबसे, वो फ्लेजिला है, वो मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। फ्लेजिला से कुछ छोटी स्ट्रक्चर भी है, दैट्स कॉल्ड पिलाई और फिम्ब्री। पिलाई फिम्ब्री के कंपेयर थोड़ी लार्ज स्ट्रक्चर है बेटा जी, कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल है। कॉन्जुगेशन याद होगा, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उससे हाँ वो एफ फैक्टर प्लाज्मिड को बेटा जी ट्रांसफर करता है। फिम्ब्री ये कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज है, अटैच हेल्पफुल इन अटैचमेंट, बैक्टीरिया को किसी सरफेस से, सबस्ट्रेटम से, रॉक से अटैच करने में हेल्पफुल होता है। साइटोप्लाज्म आ गया, राइबोसोम आगे जो यहाँ 70S टाइप के है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, सब आएगा। मेन जो बच्चों इसका डीएनए है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसी के पास इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जो डबल स्टैंडर्ड के साथ कैसा है, सर्कुलर है, ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्रोमोसोम। यहां ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमोसोम वर्ड आप एब्सेंट भी बोल सकते हो। इससे छोटे डीएनए और होते हैं बेटा जी, इसी के अलावा साइटोप्लाज्म है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन मेन डीएनए के कंपेयर साइज में क्या है, स्मॉल है। इसका क्या रोल है वो देखते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ना बेटा जी, हाँ ये बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने लिखा एक प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड, इनका बेटा जी अब इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, मेन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तो न्यूक्लियोइड के पास है। प्लाज्मिड यहां क्या करेगा, प्रोवाइड रेजिस्टेंस कैपेसिटी, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू और प्रोवाइड रेजिस्टेंस कैपेसिटी अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, प्रतिजैविक के अगेंस्ट इनको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। एंटीबायोटिक समझ गए ना बच्चों, प्रतिजैविक जिनकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते, नाम सुना है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, खूब बात। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेटा जी एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं ताकि बैक्टीरियल की ग्रोथ ना हो। लेकिन जिन बैक्टीरिया में बेटा जी ये स्पेसिफिक प्लाज्मिड है, लाइक आर प्लाज्मिड, आर्कामिनिया रेजिस्टेंस, ये बैक्टीरिया उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी क्या कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उनमें क्या आ चुका है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ चुकी है। ये प्लाज्मिड होते हैं। बाकी मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियोइड के पास। साइटोप्लाज्म हो गया। एक ये जो सी वर्ड लिखा ना मैंने, ये बेटा जी यहाँ सेल इंक्लूजन्स होते हैं, इनमें इनके स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट है सेल इंक्लूजन्स। बेटा जी नॉन लिविंग स्टोर्ड न्यूट्रिएंट सबस्टेंस होते हैं, निर्जीव स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्टेंस, तो पोषक संचित पदार्थ होते हैं बेटा जी सेल इंक्लूजन। लाइक इनमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक तरह से स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स सबस्टेंस होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये सेल इंक्लूजन वर्ड इनके लिए यूज किया गया। तो एक बार आप इस डायग्राम को देखिए बेटा जी, इसमें पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स के सारे स्ट्रक्चर अपन ने आपको बता दिए हैं। फिर अपन एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे बिल्कुल इजी मोड में, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर कहां है और उसका क्या फंक्शन है, तो इसको तो बच्चों क्लियर है इस डायग्राम से कि प्रोकैरियोट की बैक्टीरिया सेल में जो आउटर कवरिंग है वो आपको बता दी, साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोइड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, वो सारी बातें अपन ने इस डायग्राम से क्लियर कर ली, पूरी स्ट्रक्चर, फ्लेजिला, पिलाई, सब। अब उसको थोड़ा सा अपन इस एनसीईआरटी से थ्योरेटिकली रीडिंग लगा लेते हैं। तो मेन डीएनए तो न्यूक्लियोइड था, जीनोमिक डीएनए बोल सकते हो आप, उसके पास आनुवंशिक सूचना होती है। उसके अलावा बेटा जी जो एक्स्ट्रा डीएनए वो क्या कहलाया, वो प्लाज्मिड कहलाया, वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है प्लाज्मिड भी। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक कैरेक्टर आपको बताया था, प्रतिजीवों के वृद्धि प्रतिरोधकता। जैसे वो कौन सा प्लाज्मिड बताया था बेटा जी, आर प्लाज्मिड, आर माने रेजिस्टेंस बताया था, प्रतिरोधकता। ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके अगेंस्ट होगी, ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोधकता। बच्चों देखो एक सिंपल लाइन आती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर पाते, जीवाणुओं की प्रतिजैविक की उपस्थिति में वृद्धि नहीं होती। अरे कोई बैक्टीरियल डिसऑर्डर या डिजीज होती है ना, जीवाणु जनित रोग अगर होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं।
प्रतिजैविक की उपस्थिति में जीवाणुओं की ग्रोथ होगी नहीं। लेकिन जब बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड आ जाए, कौन सा, आर प्लाज्मिड, आर का मतलब ही रेजिस्टेंस, तो वो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ जाएगी, उनके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता ले आएंगे। तो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। और ये कैपेसिटी उनको किसने दी, इन विशेष प्रकार के प्लाज्मिड ने दी। ठीक है ना, वो जो भी डायग्राम में आपको बताया था। चलें आगे। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण में प्रबोधन हेतु उपयोगी, ये 12th बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा बेटा जी। इन प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के तौर पर भी होता है। वेक्टर का मतलब होता है कि जो इच्छित जीन या डीएनए है उसे इन प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर इन्हें किसी होस्ट या दूसरे परपोसी सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड का एक और यूज है, इस प्लाज्मिड का यूज होता है एज ए वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं संवाहकों के तौर पर भी इसको यूज लिया जाता है। इस प्लाज्मिड में इच्छित डीएनए जीन को जोड़कर किसी दूसरे होस्ट में परपोसी सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अपन बायोटेक में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, इसके अलावा केंद्रक झिल्ली यूकेरियोट में पाई जाती है। बिल्कुल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो केवल किस में होगी, यूकेरियोट। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी नहीं, तभी तो डीएनए को आपने नग्न बोला है। राइबोसोम के अलावा अंडरलाइन प्रोकैरियोट में यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। तो बेटा जी राइबोसोम है जो प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों में ही होंगे। आपको 70-80 इस प्रकार के डिफरेंस बता दिए थे। प्रोकैरियोट में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं, इंक्लूजन। प्रोकैरियोट की विशेषता उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोजोम कहते हैं। अंडरलाइन, ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनते हैं। तो देखो अभी आ गया था ना बच्चों डायग्राम में कि सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन इनफोल्डिंग से क्या बन गए थे, मीजोजोम बन गए थे। और ये केवल प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं, मीजोजोम यूकेरियोट्स में नहीं होते, केवल प्रोकैरियोट। और किसके, हाँ अभी बताया था, किसके एनालोगस, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होते हैं। एनालोगस का मतलब जिनका फंक्शन या कार्य क्या हो, सेम हो। कई फंक्शन अपन इनके बता दिए थे। चलो नेक्स्ट बेटा जी, कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। कोशिका आवरण, सेल एनवेलप, जो 3 आवरण अभी बता रहा था मैं डायग्राम में। बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, वो भी बात कर रहे हैं। तो अधिकांश प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, विशेषकर जीवाणु कोशिका का ही बच्चों अपन ने डायग्राम बनाया था, जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जटिल मतलब लूज नहीं होता बेटा, जटिल का मतलब टाइट है, कॉम्प्लेक्स, जटिल मिलता है। इनमें कोशिका आवरण अंडरलाइन दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। टाइट, तीनों टाइटली जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जैसे बाह्य परत बेटा जी ग्लाइकोकैलिक्स है, जिसके पश्चात क्रमशः सेल वॉल और एक जीवद्रव्य झिल्ली, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तीनों आगे थे ना। यद्यपि आवरण की प्रत्येक परत का कार्य अंडरलाइन भिन्न है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ये लाइन क्या कहती है बच्चों, कि तीनों जो लेयर है इंडिविजुअली अलग अलग कार्य करती है। बता दिया था, ग्लाइकोकैलिक्स का अलग काम है, उसमें बेटा जी स्लाइमी लेयर आ गई थी, कैप्सूल आ गई थी। स्लाइमी लेयर आसंजन में सहायक है, और सेल वॉल के अलग काम थे, सेल मेम्ब्रेन का अलग काम है। लेकिन तीनों को संयुक्त रूप से पूछा जाए तो वो सुरक्षा आवरण, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। चलो, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा अंडरलाइन विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो बेटा जी एक साइंटिस्ट थे ना ग्राम, इन्होंने अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं की 2 कैटेगरी बना दी थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्लाइकोकैलिक्स तो किसका बना था, बताया था, आउटर कवरिंग थी ग्लाइकोकैलिक्स, किसकी बनी है बेटा जी, म्यूको, हाँ ये साइड में मेंशन कर लेना, पॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब ग्लाइको है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोकैलिक्स तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है। उसके बाद आती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो ग्राम के बेस पर बेटा जी ये जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति किसकी बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद आ गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन भी बेटा जी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकेन में 2 थे, वो 2 नाम आते हैं, हाँ एक तो नाग, एक आता है नाम, नाग और नाम, इसका पॉलीमर होता है। नाग क्या था, ये था एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन,
एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, और नाम क्या था, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, याद आ गए, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। इसलिए बेटा जी पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन वर्ड भी दिया जाता है, म्यूरिन भी बोलते हैं। तो एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, इनके जुड़ने से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल में। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो बेटा जी फिक्स ही है, ये तो सब में होती है और लगभग सभी में किसकी बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की, तो मिलकर के नाम देते हैं लाइपोप्रोटीन। बिल्कुल बेटा जी। अब देखो ग्राम जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अभिरंजन के बेस पर बैक्टीरिया की दो कैटेगरी बना दी थी। एक तो बेटा जी कौन से हो गए, ग्राम पॉजिटिव, हाँ, एक कैटेगरी आ गई ग्राम नेगेटिव। अभिरंजन के बेस पर, अभिरंजन का मतलब कलर, उन बैक्टीरिया का कैसा कलर अभिरंजित होंगे, रंग प्रदान होगा कि नहीं होगा, उस बेस पर। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना बेटा जी, ये बैक्टीरिया, इनमें सिंगल लेयर होगी सेल वॉल में, और वो सिंगल लेयर किसकी बनी होगी, उसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। और जब इसको विशेष अभिकर्मक से अभिरंजित करेंगे तो बेटा जी पर्पल कलर आएगा, बैंगनी, हल्का बैंगनी पर्पल कलर आएगा, और इनकी सेल वॉल में एक ही लेयर है, वो किसकी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया बेटा जी, इनमें डबल लेयर होती है, इसमें दो स्तर होते हैं। कितनी, डबल लेयर। डबल में जो आउटर है और एक है इनर, इनर तो इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी, जबकि आउटर बेटा जी बनी होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो स्तर आ गए, बाह्य लाइपोपॉलीसैकेराइड और इनर बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये वो पर्पल कलर से स्टेन नहीं होगा। तो ग्राम साइंटिस्ट ने अभिरंजन कलर के बेस पर इन बैक्टीरिया की दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी बना दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सिंपली मैंने आपको बता दिया बच्चों। चलें आगे। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं, कलर लेते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव, जो अभिरंजित नहीं होते हैं उनको बोल देंगे ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट आओ। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है, थिकनेस अलग अलग है बच्चों। थिकनेस के बेस पर आ गई थी ना, कुछ में ढीली आच्छद होती है जिसे अवपंक परत, अवपंक वही आ गई थी स्लाइम लेयर, वह दूसरों में मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। याद आ गया, स्लाइम तो लूज थी, वो स्लाइम का काम तो एडेशन था, चिपकाने में, अटैचमेंट में हेल्पफुल होती है, चिपकाने में काम आ गई स्लाइम लेयर। और आपको बताया था बेटा जी, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, रोगाणु जीवाणु होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले, जो अपनी बॉडी में जाके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उनके चारों तरफ एक टफ कवरिंग होती है जिसको कैप्सूल बोला जाता है। और वो कैप्सूल उस जीवाणु को होस्ट की बॉडी के अंदर, हाँ, अलग अलग एक तरह से एडेप्टेशन देती है और होस्ट की बॉडी के अंदर उनको सर्वाइव करवाती है, जीवित रखती है। कैप्सूल टफ हार्ड कवरिंग है, जबकि स्लाइम स्लाइमी होती है, ढीली है, थिन है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। अंडरलाइन बेटा जी, सेल वॉल कोशिका की शेप को बनाए रखती है। वह सशक्त संरचना भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने और निपातित होने से बचाती है। मतलब सेल वॉल का क्या रोल है, एक तो सेल की शेप को मेंटेन रखना, उसकी आकृति को बनाए रखना, हार्ड है, टफ है, थिक है। दूसरा, उस सेल को फटने से बचाती है और चिपकने से बचाती है। तो सेल को फटना, बस्ट, निपातित का मतलब सिकुड़ने से बचाती है, सिकुड़ना, कोलैप्स होने से भी बचाती है। कौन, सेल वॉल। जीवद्रव्य झिल्ली का बेटा जी सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो सेल वॉल में एक ये भी ध्यान रख लेना कि जो सेल वॉल होती है ना, चलो मध्य पटलिका रो प्लांट के रेफरेंस में अभी मैं बता देता हूं, वो आ जाएगी वहां। जीवद्रव्य झिल्ली का प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। वर्णात्मक मतलब चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो बेटा जी एक चीज ध्यान रखो, सेल वॉल होती है परमिएबल, पारगम्य, पदार्थों का आवागमन करेगी। और जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो बेटा जी, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। ये डिफरेंस है। चयनात्मक का मतलब जिन आयंस को सेलेक्ट करेगी उसी को आने जाने देगी, दूसरे वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। जबकि सेल वॉल के लिए केवल वर्ड आएगा परमिएबल, पारगम्य, वो सेलेक्ट नहीं करती, ये सेलेक्ट करके ही सिलेक्टेड आयंस को आने जाने देगी, सबको नहीं जाने देती। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है।
संरचना के अनुसार ये झिल्ली यूकेरियोट झिल्ली जैसी होती है, मतलब प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में सेल मेम्ब्रेन एक जैसी होती है, सब में होती है। इसलिए बेटा जी सेल मेम्ब्रेन को हम एक नाम और देते हैं, इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सार्वत्रिक झिल्ली भी कहते हैं। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट यूकेरियोट सब में मिलेगी, ये कोई अपवाद नहीं है, जबकि सेल वॉल किसी में है किसी में नहीं है, ये सब में होती है। इसलिए सार्वत्रिक झिल्ली या तो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कहा गया। संरचना के अनुसार ये झिल्ली यूकेरियोट जैसी है बिल्कुल। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली में के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीजोजोम कहते हैं। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बन रही थी ना मीजोजोम प्रोकैरियोट्स में। क्या काम है देखो, ये फैलाव पुटिका, नलिका या पटलिका के रूप में होता है। पुटिका ऐसे वेसाइकल को बोल देते हैं बेटा जी, नलिका ऐसे ट्यूबुलर और पटलिका ऐसे लेमिलर परत के रूप में। तो मीजोजोम, वेसाइकल, वेसिकुलर, ट्यूबुलर और लेमिलर फॉर्म में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में। ये कोशिका भित्ति के निर्माण अंडरलाइन लिख लो, अंडरलाइन कर लो। अब क्या है कि सेल वॉल के क्या क्या काम है, मीजोजोम के क्या काम है। सेल वॉल के निर्माण में बाहर की ओर डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। श्वसन स्त्रावी प्रक्रिया और जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल एंजाइम मात्रा बढ़ाने में भी सहायता करता है। कई काम है मीजोजोम के। तो बेटा जी देखो, एक तो ये अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, एक ये बना दी, ये मीजोजोम आ गए। तो इस मीजोजोम से इन फोल्डिंग से अपने को पता ना जो एरिया है सतही क्षेत्रफल वो बढ़ जाएगा। एक तो मीजोजोम का काम ये हो गया कि वो कोशिका के पृष्ठ क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। एक काम आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा करेंगे। तो इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता ना एरोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम भी रखते हैं। ये रहा रेस्पिरेटरी श्वसन की क्रिया में सहायक है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। उसके अलावा बेटा जी अपने बाहर की ओर सेल वॉल को भी स्रावित करता है, कोशिका भित्ति निर्माण में भी सहायक है। एक डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा जी मीजोजोम दो टाइप के होते हैं, अगर हम डिटेल में चलें। एक तो मीजोजोम होते हैं पेरिफेरल, परिधि है, जो परिधि की तरफ रहेंगे। एक मीजोजोम होते हैं सेंट्रल, जो केंद्र की ओर रहते हैं, न्यूक्लियोइड के पास होते हैं। न्यूक्लियोइड ध्यान आ गया, प्रोक्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोइड बेटा जी जब बैक्टीरिया या सेल डिवाइड होती है, बैक्टीरिया डिवाइड होता है, तो बेटा जी अब जो न्यूक्लियोइड है इनका मेन डीएनए, उसका कुछ पार्ट इसमें आ गया और कुछ इसमें चला गया। तो जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, प्रतिकृति करेगा, संख्या बढ़ाएगा, तभी तो दोनों में जाएगा। उसमें किसका हेल्पफुल होगा, मीजोजोम सहायक होंगे। क्लियर? तो पेरिफेरल और सेंट्रल। कुछ प्रोकैरियोट जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में अंडरलाइन झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इनमें वर्णक पाए जाते हैं, ये देख लेना अंडरलाइन बेटा जी। कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि नीलहरित जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इन ब्लू ग्रीन एल्गी में वर्णकी लवक, इनके लिए वर्ड आएगा क्रोमेटोफोर। क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें बेटा जी प्रकाश संश्लेषण में, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, प्रकाश संश्लेषण। हालांकि प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक तो होता नहीं, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर। उसमें वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। बीजी है नीलहरित शैवाल में। देखना बच्चों, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे आप। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब बेटा जी पहली बार जीवन आया था ना पृथ्वी पर, जब पहली बार जीवन आया था, फर्स्ट लाइफ आई थी, तो वो कैसी थी? मुर्गी आया था कि अंडा? आप सोचते रहिए इसको। तो फर्स्ट जो लाइफ आई थी ना बेटा जी, वो अवायवीय थी, एनारोबिक थी, क्योंकि जब जीवन पृथ्वी पर आया था, पहला जीवन, उस समय बेटा जी पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। और जब मुक्त ऑक्सीजन थी नहीं, तो पहला जीवन कैसा था? अवायवीय था, अनएरोबिक। ऑक्सीजन नहीं थी, अवायवीय था। फिर बेटा जी बताते हैं कि जो बीजीए जिनको आप बोलते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इन्होंने फर्स्ट टाइम बेटा जी क्या स्टार्ट किया था? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था। इनमें क्या है? क्रोमेटोफोर है, वर्णक है। और जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, तो बेटा जी वातावरण में क्या मुक्त हुई? ऑक्सीजन मुक्त हुई। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जब वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हुई तो धीरे धीरे ऑक्सीजन आ गई। अब जो जीव आया, अब जो जीवन आया, वो कैसा था? वायवीय था, एरोबिक था। तो पहला जीवन अनएरोबिक, फिर एरोबिक। एरोबिक किस वजह से? इन नीलहरित शैवाल ने क्या वातावरण में मुक्त की? ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्रोमेटोफोर होते हैं, इनमें ये मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में सहायक है। क्लियर बात? नेक्स्ट, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है, मोटाइल अथवा नॉन मोटाइल होती है। चलायमान गतिशील, अचलायमान जिसमें गति नहीं हो। और गति के लिए कौन सी स्ट्रक्चर बता दी थी आपको? फ्लैजिला आ गया था ना डायग्राम में, वही
यदि वह चलायमान है, गतिशील है, तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं, फ्लेजिला कहते हैं। ये बेटा जी सेल मेम्ब्रेन से आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसको, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर बाहर निकलता है। और जीवाणु में फ्लेजिला की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। फ्लेजिला, जीवाणु फ्लेजिला के 3 भाग है, फिलामेंट, हुक और आधारीय शरीर। फिलामेंट फ्लेजिला का सबसे बड़ा भाग है और ये कोशिका सतह से बाहर की तरफ फैला रहता है। याद आ गया? डायग्राम सिंपली बना के बता दूं मैं बेटा जी। जो फ्लेजिला है 3 पार्ट आ गए इसके, बेसल पार्ट, फिर आ गया इसका मध्य पार्ट हुक, और फाइनली इसका जो लास्ट पार्ट है वो फिलामेंटस। 3 पार्ट आ गए। जो बेसल पार्ट है बेटा जी, उसमें आपके ध्यान हो तो अपन ने बताई थी क्या, 2 पेयर ऑफ रिंग्स होती है इसके बेसल पार्ट में से। ये फ्लेजिला आ गया। तो फ्लेजिला का ये बेसल पार्ट है, आधारीय भाग है, जिसमें ये मिलेगी अपने को 2 पेयर ऑफ रिंग्स। टोटल कितनी? 4 रिंग्स वलय उपस्थित होती। ये बेटा जी सेल मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में। फिर बेटा जी बीच का जो पार्ट आया इसको हमने बोला हुक, अंकुश, और लास्ट वाला ये जो पार्ट है ये फिलामेंट कहलाता है, तंतु बाहर की तरफ। ठीक है, तो आधारीय तंतु, बीच में अंकुश, हुक हो गया, ये फिलामेंट। फिलामेंट इसका सबसे बड़ा लंबा पार्ट हो गया। और हुक बेटा जी बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। और फ्लेजिला में एक प्रोटीन होती है, वो भी याद रख लो। फ्लेजिला में जो प्रोटीन है वो बेटा जी फ्लेजिलिन है। फ्लेजिला में कौन सी प्रोटीन आ गई? फ्लेजिलिन। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो गमन में सहायक होते हैं। डायग्राम में ध्यान आ गया था ना, वही। चलो, जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर। रोम बेटा जी पिलाई बोले थे, झालर फिम्बरी, आगे ना डायग्राम में बता दिए थे। इनकी गति में सहायक नहीं होती। पिलाई और फिम्बरी लोकोमोशन में काम नहीं आती बेटा जी, वो फ्लेजिला ही काम आता है। पिलाई लंबी नलिकाकार संरचना है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, पिलीन प्रोटीन होती है। और झालर फिम्बरी लघु शूक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणु में उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टान और पोषक उत्तकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। तो फ्लेजिला का काम लोकोमोशन, पिलाई का काम बेटा जी ये कॉन्जुगेशन में काम आते हैं ना, संयुग्मन में, रिप्रोडक्शन का टाइप है। और फिम्बरी अटैचमेंट में, जीवाणु को चट्टान या किसी सतह से चिपकाने में सहायक होते हैं। और जो एफ पिलाई होते हैं वो पिलाई बता रहा था मैं ऐसे बेटा जी, 2 बैक्टीरिया, 2 जीवाणु, इनके बीच में जो पिलाई होते हैं ऐसे नलिकाकार संरचना बना लेते हैं, ये एफ पिलाई। और कॉन्जुगेशन ये जनन की मेथड है, इन्हीं के थ्रू बेटा जी एक बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और फ्लेजिला लोकोमोशन चलन में सहायक होता ही है। चलो नेक्स्ट बेटा जी, राइबोसोम में अंतर्विष्ट सेल इंक्लूजन, इनकी बात करते हैं। अगला राइबोसोम बताई दिए 70S और 80S। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के हैं और 2 उप इकाइयों में 50 व 30S के बने होते हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोट राइबोसोम बनाते हैं। तो बेटा जी प्रोकैरियोट में राइबोसोम थे 70S, उसकी 2 इकाई है 50S और 30S। 50S तो कैसी इकाई है? लार्ज यूनिट है। और 30S बेटा जी स्मॉल यूनिट है, छोटी इकाई है। टोटल मत करना, मैथ्स मत लगाना, बताऊंगा जब राइबोसोम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल यूनिट ऐसे मान लो ये स्मॉल यूनिट 30S है और लार्ज यूनिट ये 50S है, दोनों से बेटा जी मिलेगी तो ये आ जाएगा एक कंप्लीट राइबोसोम। हाँ, सरफेस एरिया कवर करते हैं तो कुछ पॉइंट काउंट नहीं होता कुछ पार्ट, इसलिए 70S होते हैं, 50 और 30। 80S में आएगा 60 और 40। चलो, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोट राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण अंडरलाइन। राइबोसोम का मेन काम बेटा जी क्या बताया था? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, इसलिए इसे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक अंडरलाइन mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहु राइबोसोम। नीट का क्वेश्चन बेटा जी, पॉली राइबोसोम, पॉलीसोम या इर्गोसोम भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। तो कई राइबोसोम, पॉली राइबोसोम, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, वो एक mRNA के साथ मिलकर ये संरचना बनाते हैं। पॉली राइबोसोम का राइबोसोम mRNA से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। देखो बेटा जी प्रोटीन कैसे बनती है सेल में, कि भी जो सूचना सारी डीएनए के पास है, डीएनए से पहले बनता है बेटा जी mRNA, मैसेंजर आरएनए, फिर वो मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनती है? प्रोटीन।
एक सीक्वेंस है, डीएनए से पहले बनेगा एमआरएनए, दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए, उस मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनी? प्रोटीन। कैसे? तो बच्चों, तो प्रोटीन बनती है ना, तो प्रोटीन बनती है तो राइबोसोम चाहिए ही चाहिए, बिना राइबोसोम के प्रोटीन नहीं बनती। अब कई राइबोसोम, जैसे एक राइबोसोम आ गया, एक ही राइबोसोम आ गया, एक ही, ऐसे कई राइबोसोम आपस में आ गए और इन राइबोसोम के बीच में आ गया एमआरएनए, ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, इसी से प्रोटीन बनानी है। और ये खूब सारे क्या आ गए? राइबोसोम। इन दोनों को मिला के बेटा जी हम क्या नाम दे देंगे? पॉलीराइबोसोम। और ये किस में हेल्पफुल है? प्रोटीन बनाने में। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा किसकी सहायता से? राइबोसोम की सहायता से। तो ये लो, ये लाइन ही तो गति है, एक एमआरएनए और कई सारे राइबोसोम मिलकर क्या कहलाएगा? पॉलीराइबोसोम। अंतर्विष्ट पिंड, ये बेटा जी सेल इंक्लूजन, सेल में कई नॉन लिविंग निर्जीव पार्ट होता है बेटा जी, ये स्टोरेज पार्ट होता है, इसको बोल दिया सेल इंक्लूजन। क्या है इसमें देख लो। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। ग्लाइकोजन साइनोफाइसिन वो डायग्राम में बता रहा था ना, ग्रेन्यूल्स होती है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में रहती है। गैस रसधानी, ये देखो बेटा जी, गैस रसधानी जो वर्ड आया ना, ये इसको बोला मैंने गैस वैक्यूल। नील हरित शैवाल, बैंगनी और हरे प्रकाश जीवाणु में गैस वैक्यूल बेटा जी देखो किसमें है? ब्लू ग्रीन एल्गी में है और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल क्या है बेटा जी? देखो वैक्यूल होती है ऐसे रिक्ति का, इनमें मेटाबॉलिक गैस भरी रहती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। और गैस वैक्यूल का बेटा जी दो मेन रोल है, एक तो बायोन्सी प्रोवाइड करती है, बायोन्सी का मतलब उत्प्लावकता प्रदान करती है। दूसरा एक रोल इन गैस वैक्यूल्स का बेटा जी है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो गैस वैक्यूल, हाँ ये भी ध्यान रख लेना, ये प्रोकैरियोट में होती है गैस वैक्यूल, यूकैरियोट्स में नहीं होती है रे, केवल किसमें है? प्रोकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन इनके होती है, एक्सेप्शन है ये। अब गैस वैक्यूल में मेटाबॉलिक गैस भरी रहती है बेटा जी, इस गैस की वजह से ये उसे क्या प्रदान करेगी? उत्प्लावकता। उत्प्लावकता समझ गए ना? टायर ट्यूब में हवा भर के बेटा जी अपन स्विमिंग करना सीखते हैं तो टायर ट्यूब लेके सीखते हैं ना, उत्प्लावकता, बायोन्सी, डूबते नहीं है, फ्लोट करते रहते हैं। और उसे अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों से भी बचाती है। आप में बेटा जी अल्ट्रावायलेट रेज से आपको कौन बचाता है? जो सनलाइट से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे कौन बचाता है? आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, कौन सा? मेलानिन, वो आपको यूवी रेज से बचाता है। यहां वो गैस वैक्यूल का रोल है। चलो फिर आगे, हाँ इसमें मेम्ब्रेन मान सकते हैं अपन, बिल्कुल। लो बेटा जी, ये डायग्राम आपके प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम है, ये थोड़े से अपन देख लेते हैं। आगे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमेटीन, और ऐसे क्रोमेटीन जब कंडेंस होंगे, संघनित होंगे, तो बेटा जी बन जाएंगे क्रोमोसोम। तो यूकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम होते हैं, वास्तविक गुणसूत्र होते हैं, जो बनते हैं किससे हैं? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन किससे बना? न्यूक्लियोसोम, जो किससे बना? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो प्रोकैरियोट में आपने न्यूक्लियोइड वर्ड यूज किया था, यहां न्यूक्लियोसोम, जिसमें डीएनए एक प्रोटीन से लिपटा रहता है। काफी बड़ा डीएनए होता है, बच्चों पढ़ेंगे। अपने मानव की जो डिप्लॉइड सेल होती है ना, आपकी एक सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, 2 मीटर। इतने बड़े डीएनए को एक छोटी सी सेल में कैसे व्यवस्थित किया जाए बेटा जी? तो आपका डीएनए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के साथ लिपटा हुआ रहता है, जैसे चरखी पे अपन धागा बेटा जी समेटते हैं ना, ठीक वैसे ही ये प्रोटीन है, प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा रहेगा, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और वो डीएनए मिलकर क्या कहलाया? न्यूक्लियोसोम, उससे बना क्रोमेटीन, और फाइनली क्या बन गया? क्रोमोसोम बेटा जी से बन जाते हैं। समझ गए ये बात? चलें आगे। सभी यूकैरियोट कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। अब यूकैरियोट सारी एक जैसी नहीं है, पादप व जंतु कोशिकाओं में भी डिफरेंस होता है, प्लांट एनिमल में। मेन डिफरेंस देख लो, अंडरलाइन, और फिर वो डायग्राम भी देख लें। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, अंडरलाइन। तो प्लांट कोशिका में बेटा जी 3 नाम आ गए। प्लांट सेल में आपको क्या क्या मिलेगा? एक मिली सेल वॉल, कोशिका भित्ति मिल गई, एक हरित लवक मिल गए प्लास्टिड, एक मिल गई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल,
बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका, ये तीनों चीजें प्लांट सेल में तो होगी लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगी। सेल वॉल है, ध्यान ही है, प्लास्टिड हरितलवक है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ऐसी बच्चों एनिमल सेल में अलग से, अभी वो मैं सेंट्रियोल बता रहा था ना, हाँ ये डिवीजन में काम आता है, ये एनिमल सेल में ही होता है, ये प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा। तो प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक का सेंट्रियोल मिलता है जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, लगभग, कुछ लोअर कैटेगरी के बेटा जी एल्गी वगैरह में प्रेजेंट हो सकता है, बाकी मेन एडवांस प्लांट डेवलप प्लांट में ये सेंट्रियोल नहीं होगा। जबकि प्लांट में कौन, सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वो प्लांट में, वो एनिमल में नहीं है। अब देखो ये डायग्राम में थोड़ा सा पीछे आके बता देता हूं बेटा जी, ये रहा प्लांट और एनिमल सेल के दोनों डायग्राम देख लो आप, क्या क्या मेन डिफरेंस, कैसे आप पहचानोगे। तो डायग्राम देखते ही पहचानने का सबसे बड़ा, ये देखो प्लांट सेल में बेटा जी सबसे बीच में आपको दिखेगी एक ऐसी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, रसधानी, ये है लार्ज बड़े आकार की केंद्रकीय रिक्तिका। अगर बड़ी सेंट्रल वैक्यूल है मतलब 100% वो कौन सी सेल है, वो प्लांट सेल है बच्चों। तो इस वैक्यूल, ये वैक्यूल जब मेनली सेंटर में आ जाती है ना, इसके सेंटर में आने से जो केंद्रक है वो थोड़ा सा साइड में चला जाता है, परिधि पर आ जाएगा, जबकि वैक्यूल सेंटर में है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरिफेरल, परिधि पे चले गए। ये न्यूक्लियस आ गया, ये केंद्रिका बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होती है, ये भी यूकेरियोट में पढ़ेंगे अपन। केंद्रक का आवरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एपैरेटस है। ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन आ गई, ये वैक्यूल रसधानी आ गई, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, राइबोसोम आ गए, हरितलवक आ गया, साइटोप्लाज्म, परोक्सिसोम सब आएंगे। मध्यवर्ती तंतु बेटा जी, मिडल लेमिना, हाँ ये भी देखो अभी बात करते हैं। सूक्ष्म नलिका, एक्टिन तंतु सबके रोल आएंगे। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये खुरदरी जिस पर राइबोसोम लग गए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लैन काय आ गया, लाइजोसोम आ गया। सारी स्ट्रक्चर बेटा जी अपन ने 1 by 1 ले ली। हाँ दो मिनट में आयो। तो अब बेटा जी जीव, ये देखो एक ये वर्ड है ना जीवद्रव्य तंतु, जीवद्रव्य तंतु ये भी ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड आता है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा भी केवल आपको किस में मिलेंगे, प्लांट सेल में मिलेंगे बच्चों। हाँ, दो प्लांट सेल के बीच का जो कनेक्शन है, दो पादप कोशिका के साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, दो प्लांट सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दो प्लांट सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो दो प्लांट सेल, मान लो बेटा जी एक सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, तो दो निकटवर्ती जो प्लांट सेल है उनके बीच का जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्मेटा है। इससे दोनों प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े रहते हैं। तो अगर आवश्यकता हुई तो आयंस वगैरह का जो विनिमय एक्सचेंज होता है, एक दो प्लांट सेल के बीच जो आयन और का एक्सचेंज है वो किसकी सहायता से होगा, इन्हीं प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से होगा। ये केवल प्लांट सेल में मिलते हैं और दो पादप कोशिकाओं के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। इनमें डेस्मोटिब्यूल्स आती है, पोर आते हैं उनके थ्रू, तो साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होगा। ये एनिमल सेल में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखती समझ आ गया कौन सी सेल है, प्लांट सेल है। क्लियर। एनिमल सेल का डायग्राम ये रहा। वही बेटा जी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका दिख रही है, ओपन हो जा भाई, हो गया। ये लो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये सेंट्रियोल, ये एनिमल सेल में है। माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर बेटा जी, ये एरिया बढ़ाने के लिए यूज करते हैं अपन माइक्रोविलाई, इसमें आगे गोल्जी एपैरेटस ये सब आ गया। तो वैक्यूल मोस्टली यहाँ लार्ज वैक्यूल नहीं है, तो वो प्लांट नहीं, एनिमल सेल है। अब वहाँ जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं ना बच्चों, एनिमल सेल में दो एनिमल सेल को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्शन आते हैं, उनको आप बोल सकते हो टाइट जंक्शन, हम बोलते हैं दृढ़ संधि, एक गैप जंक्शन, अंतराली संधियाँ, ये एनिमल सेल के हैं, नाम तो नहीं दे रखे, वो अपने 7 चैप्टर में आते हैं ना। तो अंतराली संधियां वगैरह ये एनिमल सेल में, और प्लांट सेल के दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाती है। क्लियर। तो आज के बेटा जी इस लेक्चर में अपन ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग वाले कुछ पेजेस हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हमने क्लियर किए।
अगला जो इसका बेटा जी लेक्चर होगा उसमें मैं सेल बायो का जो रिमेनिंग एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से समझाते हुए आगे चलेंगे अपन। उम्मीद करता हूँ इसको आपने अच्छे से देखा, सुना और समझा होगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।